हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रेडिंग की दुनिया। आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक टर्म्स की बात करेंगे जिसे कि समझना बहुत ज़रूरी है अगर हमें फॉरेक्स मार्केट को अच्छी तरीके से समझना है तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे सेंट्रल बैंक की। अगर हम बात करें कि इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन है तो वह है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और सेंट्रल बैंक को लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट भी कहा जाता है। ठीक है, अब इसी कड़ी में जो सबसे पहला जो टर्म है वह है एमपीसी, यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वह है कि प्राइस को स्टेबिलिटी प्रदान करने में मदद करना, वाइल कीपिंग इन माइंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ, मतलब हमें ग्रोथ का भी इसमें खास ख्याल रखना है। ठीक है, यही हमारा आरबीआई का प्रियम्बल का कथन भी है। ठीक है, अब हम बात करें तो इससे रिलेटेड तो मई 2016 में आरबीआई एक्ट 1934 को अमेंड किया गया था और जिसमें यह बताया गया था कि इसमें मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का जो मेन फ्रेमवर्क या जो एजेंडा होगा वो होगा इन्फ्लेशन को टारगेट करना। ठीक है, तो इसमें इन्फ्लेशन का बैंड कितना होगा वो उन्होंने ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन दे करके ये बताया था कि इसमें जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन, मतलब जो सीपीआई इन्फ्लेशन है वह 4%, और इसमें जो प्लस माइनस जो हो सकता है वो 2% का हो सकता है, यानी कि 4 + 2 6% और 4 - 2 2%। मतलब इसमें जो अपर टॉलरेंस लिमिट जो होगा इन्फ्लेशन का वह है 6% तक और जो लोअर टॉलरेंस लिमिट है वह है 2% तक। ठीक है, मतलब इन्फ्लेशन को इसी रेंज बैंड के अंदर ही होना चाहिए, इससे कम और ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब अगर इस इन्फ्लेशन को अगर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कंटेन नहीं कर पाती है तो हम कब कहेंगे कि वो कंटेन नहीं कर पाई? अगर लगातार 3 क्वार्टर, मतलब 3 तिमाही में अगर यह इन्फ्लेशन, ठीक है, इस रेंज के बाहर है, मतलब या इससे भी कम है या इससे ज़्यादा है, तो हम कह सकते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इन्फ्लेशन को टारगेट करने में विफल रही। ठीक है, तो इसके एवज में फिर उसे सेंट्रल गवर्नमेंट को एक रिपोर्ट लिखना होता है जिसमें कि उन्हें यह बताना होता है कि क्यों वह इन्फ्लेशन को कंटेन नहीं कर पाई और उसको कंटेन करने के लिए वो कौन कौन से कदम उठा रहे हैं और उन्हें क्या लगता है कि हम कब तक इन्फ्लेशन को इस बैंड रेंज में, मतलब 4 ± 2% के बैंड में विद में ला पाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के कंपोजिशन की, तो इसमें टोटल 6 मेंबर्स होते हैं। ठीक है, इसमें से सबसे पहले हो गए आपके आरबीआई के गवर्नर, दूसरे डिप्टी गवर्नर और तीसरा जो मेंबर है वो आरबीआई उसको नॉमिनेट करेगा, है ना। आरबीआई का जो सेंट्रल बोर्ड है वो उसके मेंबर उसके तीसरे मेंबर को क्या करते हैं, नॉमिनेट करते हैं। उसके अलावा और जो 3 मेंबर हैं जिन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करता है। ठीक है, और तो आपके ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट के लोगों ने जो नॉमिनेट करते हैं, ठीक है ना, तो आपके वो कौन से मेंबर हो गए, मेंबर नंबर 4, 5 और 6। इन 4, 5, 6 वाले जो मेंबर हैं इनका जो टेन्योर होता है वो 4 साल का होता है, या फिर जो भी ऑर्डर निकलता है उसके हिसाब से उनको हटा भी सकते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई एमपीसी के मेंबर्स की। अब हम बात करें कि अब इसमें कि ये एमपीसी कमेटी किस तरीके से इन्फ्लेशन को टारगेट करने के लिए, ठीक है, जो भी बैंक रेट तय करती है तो वो कैसे तय करती है। तो इसमें जो 6 मेंबर्स हैं वो 6 के 6 मेंबर्स अपना वोट दर्ज करवाते हैं कि उनके हिसाब से क्या बैंक रेट होना चाहिए, क्या बैंक रेट सेम होगा जो उन्होंने पिछले मीटिंग में रखा था, या फिर बढ़ाना है या घटाना है। इस पे सभी लोग अपना
वोटिंग करते हैं और उसके पीछे क्या कारण है वह भी वो मेंशन करते हैं। अगर मान लेते हैं इसमें से 3 लोग चाहते हैं कि 0.25 बेसिस पॉइंट है ना, मतलब कि 25 बेसिस पॉइंट बढ़ाया जाए और बाकी 3 चाहते हैं कि नहीं बढ़ाया जाए, तो ऐसे में तो इक्वल हो गया, तो ऐसे में तो ये डिसीजन नहीं ले सकते। तो इस स्थिति में जो गवर्नर है आरबीआई को, उसे सेकंड या कास्टिंग वोट मिलता है और फिर उसके हिसाब से फिर फाइनल डिसीजन होता है कि बैंक रेट क्या होगा। यही चीज़ बाकी कंट्रीज में भी फॉलो किया जाता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह समझ में आ गया होगा। उसके अलावा अब हम बात करते हैं रेपो रेट की। तो रेपो रेट वह रेट है जिसके द्वारा आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को मनी लेंट करता है, ठीक है। और अगर हम रिवर्स रेपो रेट की बात करें तो रिवर्स रेपो रेट वह रेट है, ठीक है, जिसके तहत आरबीआई कॉमर्शियल बैंक से पैसा बोरो करता है, ठीक है। मतलब रेपो रेट का उल्टा क्या हो गया, रिवर्स रेपो रेट। अब हम बात करेंगे स्टैंडर्ड डिपॉजिट फैसिलिटी की। तो स्टैंडर्ड डिपॉजिट फैसिलिटी को शॉर्ट में एसडीएफ भी कहा जाता है और यह लिक्विडिटी एब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म है। मतलब कॉमर्शियल बैंक जितने भी सारे हैं, ठीक है, उनके पास जो भी पैसा है मार्केट में, है ना, उसे हम लिक्विड कहते हैं। और अगर सेंट्रल बैंक चाहे कि उनके पास जितना भी पैसा मार्केट में है उससे वो पैसा कम करवाना चाहे, तो वो क्या करेगी, कुछ ऐसा प्रावधान लाएगी जिसकी वजह से वहाँ से पैसा वो सोख करके आरबीआई अपने पास मंगवा लेगी। तो ऐसे मैकेनिज़्म को हम लोग क्या करते हैं, इसे स्टैंडर्ड डिपॉजिट फैसिलिटी करते हैं। इसके बाद है फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट का मतलब अगर जो भी हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है, उनका जो भी इनकम का सोर्स है, ठीक है, अगर जितना भी उनका इनकम हुआ और वो उससे ज़्यादा अगर वो एक्सपेंडिचर कर रही है, स्पेंड कर रही है, तो इसका मतलब कि उसे घाटा हुआ और उसी घाटे को हम लोग फिस्कल डेफिसिट करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये जितने भी टर्म्स हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे और मुझे नहीं लगता कि इस पे और ज़्यादा कुछ चर्चा करने की ज़रूरत है। लेकिन इस वीडियो को शॉर्ट रखने के लिए हम इसको यहीं तक रखते हैं। इससे रिलेटेड आगे डिटेल हम आगे के अलग वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।